सिंह, अमन सिंह, मिश्रिया, आशा बुनकर, मोहित सिंह, सभी को बहुत नमस्कार। क्लास स्टार्ट हो गई। एक बार बताना कि ऑडियो वीडियो कैसी है, फिर हम आज का रंग कार्यक्रम करते हैं शुरू। और आज हम निखिल भाई का प्रणाम स्वीकार कर लिया हमने। कृष्णा, नितिन, राजकमल, दया, रोशन, शिवम, केशव, सुनील, आकाश पटेल, सृष्टि, अमन, सभी को नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अजय, चंदन, सोवन, फैजान, हुसैन, सुब्रता दास, सभी को नमस्ते। ऐसा लग रहा है जैसे नाम पढ़ने का कंपटीशन चल रहा हो। तो जितनों का हम नाम पढ़े हैं उससे आपको ऑडियो वीडियो पता चल गई होगी। बाकी जिसका हम नहीं पढ़ पाए हैं उन्हें भी हमारा प्रणाम पहुंचे। एक बार यहाँ देखना सभी। बेटा आज हम क्लास में कोशिश करेंगे ये इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को हम खत्म करें, ठीक है। तो हो सकता है कि आज की जो क्लास है वो 10:15 बजे तक भी खिंच जाए, तो इसलिए आपको बिल्कुल पैनिक नहीं होना है। आज इसे हम खत्म करेंगे। आज सबसे पहले हम क्लास में बात करेंगे कार्बन रजिस्टर्स की। कार्बन रजिस्टर्स, रजिस्टर बेटा होता है जैसे कुछ रेजिस्टेंस हो, प्रतिरोध हो। अब जैसे मान लो कि अगर आपने कभी अपने घर में कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस देखा हो, इलेक्ट्रिक आपने देखे होंगे ना। जैसे मान लो घर में आपने कोई चीज खोल दी, कोई रेडियो वगैरह खोल दी घर में, या कभी आपके पास घर में कोई जैसे रेडियो थी पहले या बड़े बड़े और भी कोई इलेक्ट्रिक सामान आपने खोला, तो कई बार आपको इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती होंगी। ये बेटा इन्हें कहते हैं कार्बन रजिस्टर। जैसे मान लो कि जो आप भाई इलेक्ट्रिक कोई भी चीजें बनाओगे उसमें रेजिस्टेंस होता है ना। अब मान लो कि आपको एक रेजिस्टेंस बनाना है 10,000 ओम का, 20,000 ओम का, 50,000 ओम का। तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको दिखते हैं अपने घर में, जब उन्हें आप कभी खोलते हैं टूट जाते हैं, तो उसमें जो बेटा आपको रेजिस्टेंस दिखते हैं ना, वो रेजिस्टेंस जो है वो बनाए जाते हैं कार्बन के। क्योंकि कार्बन के इसलिए बनाए जाते हैं, एक तो मान लो कि आपको बहुत बड़ा रेजिस्टेंस बनाना है 10, 20, 30, 40,000 ओम का। तो जो कार्बन रजिस्टर होते हैं एक तो बड़े कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही छोटी जगह में। ये तो बहुत बड़ा साइज दिखाया मैंने आपको, और आपने कभी घर में देखा हो ना, ये बहुत छोटे से होते हैं, इतने से, बहुत ही छोटे से। तो एक तो कार्बन जो रजिस्टर होते हैं बहुत ही कॉम्पैक्ट होते हैं, बहुत ही कम जगह घेरेंगे। यानी कि अगर आपको बहुत हाई रेजिस्टेंस भी बनाना है तो भी बहुत ही कम जगह में हो जाएगा। एक इनकी खास बात क्या होती है, इनकी एक बहुत ही बड़ी रेंज में आप इन्हें बना सकते हैं। मतलब 500 ओम का भी बना सकते हैं, 5,000 का भी बना सकते हैं, 50,000 का भी। तो इनकी अच्छी खासी रेंज में बनाया जा सकता है कि छोटे छोटे से लेकर बड़े से बड़े रेजिस्टेंस भी कार्बन के बनाए जा सकते हैं। जगह कम घेरते हैं और ये सस्ते भी होते हैं। तो कार्बन रजिस्टर जो है, अब ये इसके साथ दिक्कत क्या होती है कार्बन रजिस्टर के साथ में, इनके ऊपर बेटा ये बहुत ही छोटे से होते हैं। तो इनका जो रेजिस्टेंस होगा वो अगर हम इनके ऊपर लिखेंगे तो उसे पढ़ना बड़ा मुश्किल होगा। भाई एक तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में लगे हुए हैं, ऐसे तो नहीं कि आप खींच के तोड़ के बाहर निकाल के पढ़ लो। ये बहुत ही ज्यादा छोटे होते हैं, इतने से होते हैं। इसके ऊपर जो आप वैल्यू लिखोगे कि इतने ओम का रेजिस्टेंस है, उसे पढ़ने में भी दिक्कत आएगी। तो कैप्सूल जैसे समझ लो आप, कैप्सूल से के साइज का होता है। अगर छोटा सोचो कि आप कैप्सूल के ऊपर अगर आप रेजिस्टेंस लिखेंगे 10,000 ओम, 20,000 ओम, 50,000 ओम, तो उसे पढ़ने में बहुत दिक्कत आएगी, बहुत छोटा लिखना पड़ेगा, तो आप समझ नहीं पाओगे। तो इनका रेजिस्टेंस कितना होता है वो इनके ऊपर जो रंगों की पट्टी चिपकी हुई है इस कलर बैंड से आप बता सकते हैं। तो पेपर में आपसे कह देगा कि अगर एक कार्बन रजिस्टर मेरे पास है, उसमें मान लो कह रहे हैं एक पीला कलर, एक लाल है, एक हरा, एक नीला है, ऐसे कुछ कलर है, तो इस रंग की पट्टियां है, बताओ उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। यानी कि आप एक बात समझो बड़े ध्यान से कि अगर आपके पास में ये कार्बन रजिस्टर है, ध्यान समझना, और इस कार्बन रजिस्टर के ऊपर जो बेटा कलर का बैंड बना हुआ है, जो कलर की पट्टी बनी हुई है, वो कलर की पट्टियों को पढ़ के आप इसका रेजिस्टेंस बता सकते हैं। तो उसी को हमें क्लास में समझना है, ठीक है। देखो जैसे बेटा मान लो मैंने ये क्या किया, एक ये लाल रंग का, मान लो कि यहाँ पे एक बैंड बना हुआ है लाल रंग का, ठीक। एक हमने बैंड बना दिया मान लो कि पीले कलर का, एक मैंने बैंड बना दिया बेटा यहाँ पे मान लो कि ये नीले कलर का, ब्लू कलर का। ये ब्लू कलर दिख रहा है सभी को? ये वाला नहीं दिख रहा हो तो कोई और कलर, तो सारे ऐसे हैं। ये मान लो कि नीले कलर का है, और एक मान लो बेटा कि गोल्डन कलर है लास्ट वाला, इसे गोल्डन मान लेना, ठीक। अगर मेरे पास में पेपर में आपसे कह दे कि हमारे पास में कार्बन रजिस्टर है, इसके ऊपर लाल, पीला, नीला और गोल्डन कलर के बैंड बने हुए हैं, तो बताओ इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि ना ये ऐसा क्वेश्चन ना अभी पिछली बार यूपी के आरओ के पेपर में भी आ गया था, समीक्षक अधिकारी के पेपर में, तो हो सकता है कि पूछ ले। जनरली जब कहीं पे कोई क्वेश्चन आता है ना, वो क्वेश्चन फिर कई जगह घूमता है। तो पेपर में आपसे क्या कहेगा कि हमारे पास में कार्बन रजिस्टर है, उसके ऊपर लाल, पीला, नीला और गोल्डन कलर का बैंड बना हुआ है, तो बताइए कि इसका रेजिस्टेंस प्रतिरोध कितना होगा। 4 ऑप्शन दे देगा। अब देखो बताएंगे कैसे। यहाँ पे चीज देखना बड़े ध्यान से। सबसे पहले आपके पास मैंने यहाँ पे एक टेबल बनाई है, इस टेबल को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ देखो ये इधर मैंने लिखा है कलर, ये कलर है जो बैंड होगा, ये ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, व्हाइट, गोल्ड और सिल्वर। यानी यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है ये कलर के लिए है। ये बेटा जो यहाँ पे नंबर लिखा है ना 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये पहले और दूसरे बैंड के लिए बताएगा, पहला बैंड और दूसरे बैंड के लिए। और ये 10 की पावर जो मैंने लिख रखी है, ये पावर होगी तीसरे कलर के लिए। अब इसे समझना कैसे, बड़े ध्यान समझना। सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला रटना है। ऐसे हम बचपन में जैसे रटते हैं, बीबी रॉय, ये लिखा बीबी, फिर देखो याद करना बीबी रॉय, ROY, बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। आपको ऐसा पढ़ाया गया होगा, कैसे याद रखेंगे, बीबी रॉय
ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ। अभी बी से क्या है, ब्लैक, और बी से फिर ब्राउन। याद रखना पहले वाला जो बी है वो ब्लैक के लिए है, दूसरा वाला ब्राउन। ये आर का तो सिंपल है, आर से रेड ही होगा, ओ से ऑरेंज ही होगा, वाई से येलो ही होगा, जी से ग्रीन ही होगा। फिर जो तीसरा वाला बी है, पहले वाला ब्लैक ब्राउन था, फिर ब्लू कलर के लिए है, फिर वी से वायलेट ही होगा, जी से ग्रे होगा, डब्ल्यू से व्हाइट ही होगा। यहां तक की तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखना, सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने आपके सामने एक जो क्वेश्चन लिया था, उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आप देख लेते हैं। अब यहां पे देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया, इसमें जो बेटा मैंने पहला जो कलर लिया वो लिया लाल रंग का। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले बैंड के लिए पहला कलर जो होगा उसके लिए यहां से देखेंगे हम। अब देखो यहाँ बी बी रॉय यानी कि आर रेड, तो रेड के लिए कौन सा नंबर दे रखा है यहाँ पे, आप कहेंगे सर अगर रेड कलर का बैंड है तो रेड कलर के तो लिए तो 2 नंबर लिखा हुआ है, तो रेड कलर के लिखा हुआ 2 नंबर, यानी इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे रेड कलर के 2 नंबर है तो 2 लिख दो। सॉरी। फिर अगला कौन सा कलर है बेटा, येलो कलर। तो येलो कलर के लिए कौन सा नंबर है, ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, येलो कलर के लिए 4 नंबर, तो आपने यहां पे लिख दिया, आपने यहां पे लिख दिया 4। तो बेटा लाल रंग के लिए कौन सा नंबर आएगा, हमने लिख लिया। पहले और दूसरे कलर के लिए कौन कौन से नंबर आएंगे हमें दिख गया। फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए आप यहां से ढूंढोगे, तो पहला बैंड मेरा लाल रंग का था तो 2 नंबर आया, दूसरा येलो कलर का था तो 4 नंबर आया। अब यहां पे आ जाओ, इसमें बेटा तीसरा जो है मैंने कहा था कि ब्लू कलर का बैंड है, तो जो तीसरा वाला होगा ना ये 10 की पावर के लिए होता है। तो 10 की पावर कितनी बनेगी, ये नीला कलर है तो नीले कलर के लिए देख लो, तो ब्लू कलर ये रहा। तो ब्लू कलर के लिए बेटा कितना बन रहा है, 10 की पावर 6। तो तीसरा वाला जो बैंड है मल्टीप्लाई का, यानी कि 10 की पावर के लिए है वो।
तो दो, ये कितना बन गया मेरे पास में 24 × 10 की पावर, ब्लू कलर ये रहा, तो ब्लू कलर के लिए बेटा कितना बन रहा है? 10 की पावर 6। तो तीसरे वाला जो बैंड है मल्टीप्लायर का, यानी कि 10 की पावर के लिए है वो। तो दो, ये कितना बन गया मेरे पास में 24 × 10 की पावर 6। अब ये मेरा बेटा इतना बन गया रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होगा उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस एरर भी होगा, तो उसमें क्या करेंगे, उसके लिए हम प्लस माइनस का निशान लगाएंगे। अब जो चौथा बैंड होगा वो हमें टॉलरेंस के लिए बताता है, एरर के लिए बताता है। तो ये गोल्डन कलर का मैंने लिया था, देखो अगर चौथा बैंड गोल्डन कलर का है तो 5% प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस होगा, है ना। ये टॉलरेंस है, टी लिखा हुआ है, ठीक। अगर सिल्वर का है तो प्लस माइनस 10%, अगर चौथा बैंड है ही नहीं तो 20%। तो हमारे केस में कितना था, गोल्डन है, तो हम कितना लिख देंगे इसमें, +- 5%, +- 5%, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके पास में पेपर में कह देगा, पहले आपको 4 बैंड देगा वो, कि अगर बैंड का कलर ये है, तो आप बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले शुरू के जो 2 बैंड हैं उनके लिए नंबर आएंगे। तो शुरू के जो 2 बैंड है उनका कलर आपको पढ़ना है, कि अगर लाल कलर है तो 2 नंबर लिख देंगे, ब्राउन कलर है तो 1 लिख देंगे, ऑरेंज कलर है तो 3 लिखेंगे, ग्रीन है तो 5 लिखेंगे। पहले के लिए भी करना, दूसरे के लिए भी। तीसरे के लिए करना है पावर। देखो जो यहाँ पे नंबर है ना, पावर भी उतनी है। जैसे रेड कलर के लिए 2 है तो 10 की पावर 2 ही आएगा, नीले के लिए 6 है तो नीले के लिए 10 की पावर 6 ही आएगा। फिर इसके अलावा हमने क्या बताया आपको, फिर लास्ट में देखना है कि कौन सा कलर का बैंड है। चौथा कलर, तो चौथा अगर गोल्ड है, अब जो रेजिस्टेंस होगा उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस एरर भी होगा। यहां तक की तो कोई दिक्कत हमें नहीं है, ठीक है। अब यहां पे देखना
सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। अभी मैंने आपके सामने एक जो क्वेश्चन लिया था उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से आप देख लेते हैं। अब यहाँ पे देखो, जो मैंने क्वेश्चन आपके सामने लिया, इसमें जो बेटा मैंने पहला जो कलर लिया वो लिया लाल रंग का। तो अभी मैंने आपको बताया कि पहले बैंड के लिए पहला कलर जो होगा उसके लिए यहां से देखेंगे हम। अब देखो यहाँ बी बी रॉय यानी कि आर रेड, तो रेड के लिए कौन सा नंबर दे रखा है यहाँ पे? आप कहेंगे सर अगर रेड कलर का बैंड है तो रेड कलर के तो लिए तो 2 नंबर लिखा हुआ है, तो रेड कलर के लिखा हुआ 2 नंबर, यानी इसका मतलब क्या हुआ? आप यहाँ पे रेड कलर के 2 नंबर है तो 2 लिख दो। सॉरी। फिर अगला कौन सा कलर है बेटा? येलो कलर। तो येलो कलर के लिए कौन सा नंबर है? ब्लैक ब्राउन रेड ऑरेंज येलो, येलो कलर के लिए है 4 नंबर, तो आपने यहां पर लिख दिया, आपने यहां पर लिख दिया 4। तो बेटा लाल रंग के लिए कौन सा नंबर आएगा वो हमने लिख लिया। पहले और दूसरे कलर के लिए कौन कौन से नंबर आएंगे हमें दिख गया। फर्स्ट और सेकंड बैंड के लिए आप यहां से ढूंढोगे, तो पहला बैंड मेरा लाल रंग का था तो 2 नंबर आया, दूसरा येलो कलर का था तो 4 नंबर आया। अब यहां पे आ जाओ, इसमें बेटा तीसरा जो है मैंने कहा था कि ब्लू कलर का बैंड है, तो जो तीसरा वाला होगा ना ये 10 की पावर के लिए होता है। तो 10 की पावर कितनी बनेगी? ये नीला कलर है तो नीले कलर के लिए देख लो, तो ब्लू कलर ये रहा, तो ब्लू कलर के लिए बेटा कितना बन रहा है? 10 की पावर 6। तो तीसरा वाला जो बैंड है मल्टीप्लाई का, यानी कि 10 की पावर के लिए है वो, तो दो ये कितना बन गया मेरे पास में? 24 गुना 10 की पावर 6। अब ये मेरा बेटा इतना बन गया रेजिस्टेंस। अब जो रेजिस्टेंस होगा उसमें थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो टॉलरेंस एरर भी होगा, तो हम क्या करेंगे उसके लिए हम प्लस माइनस का निशान लगाएंगे। अब जो चौथा बैंड होगा वो हमें टॉलरेंस के लिए बताता है, एरर के लिए बताता है। तो ये गोल्डन कलर का मैंने लिया था, देखो अगर चौथा बैंड गोल्डन कलर का है तो 5% प्लस माइनस 5% का टॉलरेंस होगा, है ना? ये टॉलरेंस है, टी लिखा हुआ है, ठीक। अगर सिल्वर का है तो प्लस माइनस 10%, अगर चौथा बैंड है ही नहीं तो 20%। तो हमारे केस में कितना था? गोल्डन है तो हम कितना लिख देंगे इसमें? प्लस माइनस 5%, प्लस माइनस 5%, ठीक है। तो ये हमारा रेजिस्टेंस बन गया। यानी सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके पास में पेपर में कह देगा, पहले आपको 4 बैंड देगा वो, कि अगर बैंड का कलर ये है तो आप बताइए इसका रेजिस्टेंस कितना होगा। तो सबसे पहले शुरू के जो 2 बैंड हैं उनके लिए नंबर आएंगे, तो शुरू के जो 2 बैंड है उनका कलर आपको पढ़ना है कि अगर लाल कलर है तो 2 नंबर लिख देंगे, ब्राउन कलर है तो 1 लिख देंगे, ऑरेंज कलर है तो 3 लिखेंगे, ग्रीन है तो 5 लिखेंगे। पहले के लिए भी करना, दूसरे के लिए भी। तीसरे के लिए करना है पावर। देखो जो यहाँ पे नंबर है ना पावर भी उतनी है, जैसे रेड कलर के लिए 2 है तो 10 की पावर 2 ही आएगा, नीले के लिए 6 है तो नीले के लिए 10 की पावर 6 ही आएगा। फिर इसके अलावा हमने क्या बताया आपको, फिर लास्ट में देखना है कि कौन सा कलर का बैंड है, चौथा कलर। तो चौथा अगर गोल्ड है तो प्लस माइनस 5, सिल्वर है तो प्लस माइनस 10, और कोई कलर नहीं है तो प्लस माइनस 20। अब ये बात आपको कितनी समझ में आई? एक बार पहले बेटा फॉर्मूला लिखकर आप सभी ये नंबर लिख लो ये, और याद करने का तरीका ऐसे ही है। अगर वैसे याद करना मुश्किल हो जाएगा, याद रखना वैसे ही कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, और लास्ट में ये हमारे पास में ये टॉलरेंस के लिए है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो जनरली आपका इतने में से काम हो जाएगा जो ग्रेट ब्रिटेन तक है, 9 तक ही। अब यहां पे मैं आपको क्वेश्चन दिखा रहा हूं, आपको बताना कि एबीसीडी क्या आंसर होगा इसका। क्वेश्चन नंबर 17 लिखा हुआ यहां पे, क्या आंसर होगा इसका? शुरू में गोल्डन कलर नहीं देगा, गोल्डन कलर जो है ना वो जर्नली टॉलरेंस के लिए होता है। अगर मान लो फिर भी आ जाए शुरू शुरू में, ये कभी आएगा नहीं। गोल्ड और सिल्वर ये शुरू में आएंगे नहीं, ऐसे लिखे हुए यहाँ पे, ये टॉलरेंस वाले कलर होते हैं ये। अब हमारे पास में लिखा है कि कार्बन
प्रतिरोधक के प्रतिरोध का मान 24 गुणा 10 की पावर 6। अरे ये तो हमने अभी लिया था, ये तुक्के से 24 गुणा 10 की पावर 6 ही बना है मैंने। ओ भाई साहब देख रहे हो, भगवान कसम खा के कह रहा हूं, ईमानदारी से मैंने ऐसे तुक्के में ये 4 कलर लिए और हमारे क्वेश्चन के ही कलर बन गए हैं। ये ऐसे लिए तुक्के में, ऐसा नहीं कोई मैं कि कोई क्वेश्चन के हिसाब से लिए हैं। ये तो ज्यादा खतरनाक तुक्का लग गया यार ये तो। आज लग रहा भाई साहब कुछ बोल देंगे मुंह से तो सच ही हो जाएगा। देखो 24 गुणा 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5%। सबसे पहले से क्वेश्चन में आप टॉलरेंस वाला देखा करो, ये प्लस माइनस 5 होता है गोल्ड के लिए, यानी चौथा जो है वो ग्रीन तो नहीं हो सकता, चौथे नंबर पे जो है वो सिल्वर भी नहीं हो सकता, यानी चौथे नंबर पे आना चाहिए गोल्डन। तो ये गोल्डन गोल्डन के लिए है। अभी 2 किसके लिए है, हमें पता है कि बी बी रॉय, तो 0 1 2 3 4, तो रेड कलर के लिए तो होता है 2, यानी कि 2 आया तो यानी कि रेड कलर के लिए आया होगा, तो यहाँ पे रेड ही लिखा है। येलो कलर के लिए 4, तो यहाँ पे भी देखो, अब ये पहले में रेड लिखा है, यहाँ पे येलो, तो ये गलत हो ही गया, तो यानी कि यही बचा। फिर येलो भी आ गया। फिर ये बेटा 10 की पावर 6 किसके लिए आता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, तो ये 4 5 6 6 था ब्लू कलर के लिए, तो ब्लू के लिए 10 की पावर 6 बनेगी। तो रेड येलो ब्लू गोल्डन, तो तुक्के में हमारा वही आ गया जो हमने लिया था क्लास में। ठीक है, सबका हो गया भाई ग्रुप डी में सिलेक्शन। हम तो ये कह रहे हैं, ये बच्चा कह रहा है कि आई एम बिहारी, तो भाई क्या करें, कुछ विशेष क्या किया जाए इसमें, क्या आप चाहते हो हमारे से कि आपकी लाइन पढ़कर हम विशेष क्या करें आपके लिए, क्लास के 2 4 मिनट खराब करें, या उन्हें एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा पढ़ा दें, या आपके लिए कोई विशेष पूजा रखी जाए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये वाला करना, ये प्योर क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाएगा, ऑप्शन से करेंगे ये क्वेश्चन। सुनील, प्रदीप, केशव, पवन यादव, राजकुमार, सबका ठीक आंसर है। रोहित तिवारी, मोहन चक्रवर्ती, करते रहो, बस क्वेश्चन का नंबर भी लिखा करो साथ में। इसने कहा कि कार्बन प्रतिरोधक पर अंकित बैंडों का, बैंड यानी कि जो बैंड बने ना, वो जो पट्टियां बनी हुई हैं, अंकित बैंडों का क्रम नीला, पीला, लाल और सिल्वर है। तो आपको रेजिस्टेंस बताना है, ठीक है, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोध का मान बताना है क्या होगा। तो बेटा आपको पता है कि यहाँ पे क्या लिखा है उसने, इसने लिखा है नीला पीला, अभी तक हमने याद किया, अगर आपको याद हो, नीले के लिए 6 आता है, पीले के लिए BBROY 4 आता है, लाल के लिए हमने 2 देखा था, है ना, और सिल्वर के लिए हमने क्या बताया था आपको, सिल्वर के लिए बताया था हमने कि प्लस माइनस 10%, इतना वो बनेगा। अब ये क्वेश्चन यहाँ पे हमने खैर कर लिया बहुत जल्दी, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आप केवल ऑप्शन से कर सकते थे, जैसे नीला पीला लाल और सिल्वर लिखा है, तो सिल्वर के लिए बेटा जो होता है एरर टॉलरेंस होती है प्लस माइनस 10%, तो एक ही ऑप्शन में प्लस माइनस 10% लिखा, यही सही है, बाकी तो गलत ही है। टॉलरेंस तो लिखा ही नहीं उसने, केवल पहला बैंड दूसरा बैंड और ये मल्टीप्लायर कितनी पावर बनेगी, टॉलरेंस वाला लिखा ही नहीं, तो बी आंसर है इसका भी। तो आसान हो गया, तो बाकी टॉलरेंस तो लिखा ही नहीं उसने। केवल पहला बैंड दूसरा बैंड और ये मल्टीप्लायर कितनी पावर बनेगी, टॉलरेंस वाला लिखा ही नहीं, तो बी आंसर है इसका भी। चलो आसान हो गया, तो बाकी मैं लेता हूं यहाँ पे अभी एक कार्बन रजिस्टर हम और ले लेते हैं। मैं बता रहा हूँ बहुत बड़ा हम बना रहे हैं, क्लास में बहुत छोटे होते हैं ये। जैसे एक बच्चे ने बताया मैं कि कैप्सूल टाइप से का साइज, बहुत बढ़िया शब्द यूज किया उसने, हमारे भी दिमाग में नहीं आ रहा था कि बच्चों को कैसे समझाएं छोटे का मतलब, तो उसने बताया कैप्सूल टाइप से का। देखो ये हरा है, ये हरा, ये काला तो इसमें बना भी नहीं सकते हम, है ना, ये व्हाइट बना दो, हरा व्हाइट नीला, और ये मान लो कि है गोल्डन कलर ले लिया, करना भाई।
हरा, सफेद, नीला और गोल्डन कलर। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, ये बैंड है ग्रीन, व्हाइट, ब्लू, गोल्डन। तो रेजिस्टेंस बताना क्या होगा इस कार्बन रजिस्टर का। हाँ, चार का ही आपको मिलेगा ये। अगर चौथा बैंड नहीं होगा ना तो उसके लिए टॉलरेंस मैंने कहा था कि ±20% लिखेंगे। अब देखो ग्रीन के लिए क्या होगा, यहां पे आ जाओ। ग्रीन कलर ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन। तो ग्रीन के लिए बेटा 5 लिखा हुआ है, तो ग्रीन के लिए हम लिखेंगे 5। ग्रीन के लिए 5 हो गया। व्हाइट के लिए आ जाओ, व्हाइट के लिए शायद 9 है। व्हाइट के लिए कितना लिखा है, 9, तो 9 पे आ गया, व्हाइट के लिए 9 आ गया। अब दो के लिए तो आता है नंबर, तीसरा होता है 10 की पावर वाला, तो ब्लू। ब्लू पे आ जाओ, 6 होता है ब्लू के लिए शायद। ये ब्लू के लिए कितना आ गया, 6। तो पावर भी कितनी आएगी इसकी, 6। तो याद रखना तीसरा बैंड जो है वो पावर के लिए है, कभी तीसरे में भी नंबर ही लिख के आ जाओ। 10 की पावर 6 प्लस माइनस गोल्डन के लिए होता है 5%। इतने ओम का रेजिस्टेंस होगा, जितने बच्चों का ये है उसका बिल्कुल ठीक है। उन उनसठ गुणा 10 की पावर 6, 59 × 10 की पावर 6 लिखा, कृष्णा ने बहुत से लिखा। बहुत सारे बच्चों, ये देख रहे हो, इसमें आप रेजिस्टेंस देखो, इतने से जगह में ही 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 होता है 10 लाख। ये रेजिस्टेंस बना दिया आपने। इतने में अगर आपने इससे पहले देखो ये बना दिया 10 की पावर 100, 100 वाला भी, इसमें बहुत बड़ी रेंज तक के रेजिस्टेंस बना सकते हैं। 10 की पावर 2 वाले भी, 3 वाले भी, यानी कि 100, 10 भी, 100 भी, 1000 भी, 10,000 भी, लाख भी, 10 लाख भी, करोड़ भी, 10 करोड़ भी, बहुत बड़ी रेंज के बनाए जा सकते हैं। तो एक इसमें अगर कोई आपसे पूछ ले कि कार्बन रजिस्टर जो है इनकी क्या क्या खास बात होती है। कार्बन रजिस्टर एक तो कॉम्पैक्ट होते हैं, कम जगह घेरते हैं, कॉम्पैक्ट, चीप होते हैं, सस्ते होते हैं ये। तीसरा, इनकी होती है वाइड रेंज, यानी कि 1000, लाख, करोड़, 100 हर रेंज के रेजिस्टेंस बनाए जा सकते हैं। कॉम्पैक्ट हैं, चीप हैं, वाइड रेंज होती है इनकी। अगर आपको याद हो मैंने आपको कार्बन की, संजय कह रहे हैं मेरा लिखना नहीं आ रहा, मेरा सही था, बहुत बढ़िया। 59 गुणा 10 की पावर 6 प्लस माइनस 5, जिसने भी लिखा है सबका सही है। गोल्डन के लिए बेटा 5 होता है, 20 नहीं कर रहा मोहन चक्रवर्ती, ठीक है। अच्छा, अगर आपको याद हो मैंने जब आपको कुछ रजिस्टिविटी लिखवाई थी तो मैंने उसमें आपको कार्बन की रजिस्टिविटी भी लिखवाई थी। किसी बच्चों को याद है कार्बन की प्रतिरोधकता कितनी होती है, कार्बन की रजिस्टिविटी याद करो। आपको बताई थी मैंने कुछ रजिस्टिविटी लिखवाई थी कि ये एसएससी के स्टेंट वायरलेस ऑपरेटर में पिछली बार डायरेक्ट पूछ लिया था क्वेश्चन उसने कई सेट में, तो आपको लिखवाया था हमने, देखो। नहीं बस इतना ही पढ़ना, इस तरह का टाइप वाइप कुछ नहीं पढ़ना। तो कार्बन की रजिस्टिविटी मैंने आपको लिखवाई थी 3.5 गुणा 10 की पावर -5 ओम मीटर। ये भी एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है ये। कार्बन की रजिस्टिविटी कितनी होती है, प्रतिरोधकता कितनी होती है, ठीक है। दूसरा, जैसे मैंने आपको लिखवाया था ना उस समय कि सिल्वर जो है, सिल्वर की रजिस्टिविटी होती है 1.6 गुणा 10 की पावर -8 ओम मीटर, लिखवाया था ना एक दिन। और उसके बाद मैंने आपको लिखवाई थी सिल्वर के बाद लिखवाई थी आपको इसकी कॉपर की 1.69 गुणा 10 की पावर -8, इसकी लिखवाई थी यत्न कुमार ने, में सही लिखा है। 2-3 बच्चों का आंसर आ गया हमारे पास, योगेंद्र का, अंकुश पांडे, बहुत बढ़िया, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे लिखेंगे हम, ये इतना काफी एक मोटा मोटा आइडिया दे दिया मैंने। तो जब पहली बार क्वेश्चन आएगा बहुत ही आसान आएगा। जब पहली बार क्वेश्चन आएगा ना वो बेटा ऐसा आएगा कि आप वो ऑप्शन से ही कर लो। पहली बार में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि वो 4 देगा तो आप केवल इस प्लस माइनस से समझ जाओगे कि चौथा वाला अगर गोल्डन है तो ±5 है, सिल्वर है तो +10 है। तो पहली बार में तो हो सकता है कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी भी ना पड़े, ठीक है। पहली बार में जो शुरुआत करेगा ना तो ऐसा नहीं करेगा कि उठपटांग पूछ ले वो, है ना। लेकिन हमें तो हर तरह के ध्यान रखना, जो भी हाल फिलहाल में जितने पेपर हो रहे हैं सारे क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। अब आप लिखेंगे हम कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, किसी चालक की धारिता, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, चालक की धारिता, ठीक है। चलो सबका ठीक है। बेटा किसी चालक की धारिता से देखो मतलब क्या है, जैसे मेरे पास में बेटा एक चालक है, कंडक्टर है, कंडक्टर यानी कोई मेटल का कोई गोला ले लिया मैंने, और आपको पता है कि अगर आपके पास में कोई कंडक्टर हो, कोई चालक हो, और उसे अगर हम चार्ज देने लग जाएं, आवेश दे, चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन मान लो सप्लाई कर रहे हैं उसे, जब किसी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो चार्ज जो है उसके सरफेस से फ्लो करने लगेगा। अगर अभी आपको याद हो हमने जब यूट्यूब पे क्लास ले रहे थे इलेक्ट्रिसिटी की, तब हमने आपको बताया भी था कि
अगर कोई कंडक्टर है आपके पास, जब आप चार्ज देते हो उसके सरफेस पर फ्लो करने लगता है, तो अगर कोई आपसे पूछे किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र कितना होगा, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा अंदर तो चार्ज ही नहीं है, तो किसी चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होता है। तो कंडक्टर अगर अंदर पूछ ले आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, तो हम बोलेंगे कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 0। ठीक, अच्छा। और मैंने एक क्वेश्चन आपको यूट्यूब पे भी 1-2 दिन पहले क्या बताया था, 1-2 दिन पहले तो नहीं, 1-2 दिन पहले तो मैंने अभी उससे क्वेश्चन कराए हैं। संडे को कराए थे मैंने आपको मोशन के, सैटरडे को मैंने कराए थे इसके आपको इलेक्ट्रिसिटी के। आज क्या दिन है, आज मंगलवार है, यानी कि 1-2 दिन ही हुए हैं, ज्यादा दिन नहीं हुए। तो मैंने उस समय बताया था कि मान लो कभी मौसम खराब हो रहा हो और आपके पास 2 ऑप्शन हो कि आप किसी गाड़ी के अंदर ही बैठना पसंद करेंगे या किसी पेड़ के नीचे आके बैठ जाएंगे। तो मैंने आपसे कहा था कि पेड़ के नीचे नहीं बैठना, गाड़ी के अंदर ही रहना है और गाड़ी के शीशे ऊपर तक चढ़ा लेना, गाड़ी के गेट भी बंद कर देना, ताकि अगर जो बिजली गिरे, यानी कि बिजली मतलब वो चार्ज ही है, आवेश, तो चार्ज गिरे वो सारा का सारा चार्ज आपकी गाड़ी के सरफेस से फ्लो करेगा और टायरों के थ्रू जमीन में पहुंच जाएगा। धरती बहुत बड़ा कंडक्टर है, सारे चार्ज को, सारी एनर्जी को पी जाएगी। तो हमें गाड़ी के अंदर ही बैठे रहना पसंद करना है। दूसरी चीज, अब मैंने कहा आपसे कि मेरे पास अगर कोई कंडक्टर हो, अगर मैं उसे चार्ज दूंगा तो चार्ज उसके सरफेस पे फ्लो करना शुरू कर देगा, उसकी सतह पर फ्लो करेगा। तो चार्ज होता है किसी कंडक्टर की सतह पे फ्लो करता है। तो जैसे जैसे आप कंडक्टर को लगातार चार्ज देते रहेंगे तो इसके ऊपर चार्ज का लेवल बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं इसे लगातार चार्ज देता रहूं तो ऐसा तो है नहीं कि पूरी जिंदगी में चार्ज दूंगा तो चार्ज को ये हमेशा ही अपने ऊपर इकट्ठा करता ही चला जाएगा, नहीं भाई। अगर आप लगातार जब चार्ज देंगे तो चार्ज का लेवल लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा, तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि अब ये चार्ज लीक होना शुरू कर देगा, अब ये कंडक्टर चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आप खुद सोचो कि मेरे पास में कंडक्टर है, इसे आपने चार्ज दिया, ये चार्ज इसके सरफेस से फ्लो कर रहा है, प्रवाहित हो रहा है। अब जब आप नया चार्ज लोगे, देखो चार्ज आपस में रिपेल प्रतिकर्षित नहीं करने लगेंगे भाई। मान लो कि भले बहुत सारा चार्ज है, अब जो नया चार्ज लेकर आओगे तो वो क्या करेंगे, सारे मिलकर उसे रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे दूर को। अगर आप जबरदस्ती लेके भी आ गए तो अपने रिपल्सन से, प्रतिकर्षण से बाहर फेंक देंगे उसे। तो यानी कि कोई भी जो कंडक्टर है उसकी एक लिमिट होती है चार्ज को अपने ऊपर होल्ड करने की, उसकी एक धारण करने की एक क्षमता है। तो कैपेसिटेंस, धारिता का मतलब होता है कि कोई भी कंडक्टर जो है कितना चार्ज को धारण कर सकता है। हाँ, Q अभी लिखवाएंगे हम, अर्थ का कितना है अभी बताएंगे थोड़ी देर में। एक देखो दिमाग से पैदल आ गया एक बच्चा, रिकॉर्ड क्लास है। हाँ भाई रिकॉर्ड क्लास है, क्यों देख रहे हो तुम इसे, काम ने तुम्हें देखने के लिए, देखो इसे, रहने दो। एक से एक मूर्ख आता है डेली क्लास में। अब ये चार्ज का लेवल बढ़ रहा है, तो मैंने कहा कि एक लिमिट के बाद ये चार्ज को होल्ड करना बंद कर देगा, ये चार्ज को होल्ड नहीं कर पाएगा, इसकी औकात एक लिमिट तक ही है। अब वो चार्ज को कितना ज्यादा धारण कर सकता है वो डिपेंड करेगा इसके साइज पे। आपको सोचो, एक मेरे पास कंडक्टर जो है उसकी रेडियस केवल इतनी है और एक ये है, तो ज्यादा चार्ज को कौन धारण कर लेगा भाई। ये तो थोड़ा सा भी चार्ज दोगे तो इसके ऊपर तो चार्ज की जो लेयर है बढ़ने शुरू हो जाएंगी, ये थोड़ी देर में लीक करना शुरू कर देगा। लेकिन ये तो बेटा बहुत सारे चार्ज को अपने ऊपर होल्ड कर सकता है, देखो कितना सारा चार्ज होल्ड कर सकता है। फिर एक लेयर और बनेगी, कुछ लेयर और बनेगी, तो जितना ज्यादा साइज होगा किसी कंडक्टर का, किसी चालक का, उसकी धारिता उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो यानी कि जो कैपेसिटेंस होता है, जो धारिता होती है, वो इसकी रेडियस के प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि जो कैपेसिटेंस है, यानी कि धारिता जो है, धारण करने की जो औकात है, जो क्षमता है, वो कंडक्टर के साइज पर डिपेंड करती है। तो यहां पे लिखेंगे द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन the capacitance of a conductor depends on size of conductor। हिंदी में लिखेंगे किसी चालक की धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। किसी चालक की धारिता किसी चालक की धारिता नहीं कि धारण करने की औकात, धारिता चालक के आकार पर निर्भर करती है। द कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन साइज ऑफ कंडक्टर। ठीक, तो यानी कि जो कैपेसिटेंस है वो रेडियस के होता है प्रोपोर्शनल, समानुपाती। यानी कि रेडियस जितनी ज्यादा होगी, जितने बड़े साइज का होगा, कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होगा। अगर हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाएं तो कांस्टेंट आएगा। यहाँ पे कांस्टेंट होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कांस्टेंट है, देखो 4 तो कांस्टेंट है, न्यूमेरिकल वैल्यू है। पाई भी क्या, न्यूमेरिकल वैल्यू 22/7। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने कल लिखवाई थी आपको 8.85 गुणा 10 की पावर -12। ये सब कांस्टेंट है। तो कैपेसिटेंस जो होता है वो रेडियस के प्रोपोर्शनल है, उसके समानुपाती है। या आप ये कह सकते हो कि किसी कंडक्टर का जो कैपेसिटेंस है उसका फॉर्मूला होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। आपको लेकिन ये वाला पॉइंट याद रखना है। ठीक, अच्छा दूसरी चीज, एक बात आप यहां पे और देखेंगे कि जैसे जैसे आप किसी कंडक्टर को चार्ज देंगे, अभी बात करेंगे कंडेंसर की थोड़ी देर में, जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बताएंगे ना, अभी इसे सुन लो, जो बताया जा रहा है सुना करो, है ना। जो बताया जाए बेटा पहले पेपर पास कर लो, इलेक्ट्रीशियन मत बनो, है ना। अब मैं देखो, अब दूसरी चीज,
अब एक चीज देखना, जब आप किसी कंडक्टर को लगातार चार्ज देंगे तो चार्ज का लेवल लगातार उसके ऊपर बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो मैं ये भी कह सकता हूं टेक्निकली, जब मैं किसी कंडक्टर को लगातार चार्ज दूंगा, चार्ज दूंगा, चार्ज दूंगा, तो उसका पोटेंशियल, उसका विभव बढ़ जाएगा। आप कहोगे सर चार्ज देंगे तो लेवल बढ़ रहा है, ये तो समझ में आ रहा है कि चार्ज की एक लेयर बनी, एक लेयर और बनी, एक लेयर और बनी, लेकिन लेयर बढ़ने वाला चार्ज का पोटेंशियल विभव बढ़ना है, इसका क्या मतलब हुआ? याद करो, जब मैंने आपको पहली क्लास पढ़ाई थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो मैंने पोटेंशियल क्या बताया था कि किसी चार्ज को इन्फिनिटी से, अनंत से, यानी कि बहुत दूर से किसी पॉइंट तक लाने में जितना कार्य करना पड़ता है वो पोटेंशियल कहलाता है। जब बेटा लगातार चार्ज का लेवल यहां बढ़ता रहेगा तो नए चार्ज को लाने के लिए मुझे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा ना भाई, सारे के सारे उसे दूर धकेलेंगे। तो अगर मुझे कोई नया चार्ज लेकर आना है तो मुझे ज्यादा वर्क, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा, यानी कि ज्यादा वर्क करने लगे इसका पोटेंशियल बढ़ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि अब एक देखना कि जैसे जैसे चार्ज का लेवल बढ़ता है तो लेवल बढ़ने से इसका पोटेंशियल, इसका विभव बढ़ जाएगा। पोटेंशियल हम किससे लिखते हैं? वी से। यानी कि पोटेंशियल जो है किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का पोटेंशियल बढ़ेगा जैसे चार्ज का लेवल बढ़ेगा। जब चार्ज का लगातार लेवल बढ़ेगा तो जो नया चार्ज लेकर आप पाओगे तो आपको ज्यादा वर्क, ज्यादा कार्य करना पड़ेगा। ठीक, अच्छा, जब हम प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है। यहाँ पे जो कांस्टेंट होता है उसे लिखते हैं सी से, और ये सी क्या है इसका? इस सी जो है, यहाँ पे जो सी है वो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, तो सी को हम लिखते हैं कैपेसिटेंस, धारिता। तो धारिता का एक फॉर्मूला ये भी है, क्यू बाई वी, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। चालक की धारिता का एक फॉर्मूला ये भी है कि चालक की धारिता, इसका फॉर्मूला क्या बनता है? सी इजगल टू क्यू बाई वी। तो चालक की धारिता का एक फॉर्मूला हमारे पास में आया, सी इजगल टू क्यू बाई वी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज, अब हमारे पास में ये सी इजगल टू क्यू बाई वी आया, यहां से हम एक चीज निकालेंगे। बेटा आपको पता है कि चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, पोटेंशियल की, विभव की होती है वोल्ट, और कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसकी एसआई यूनिट होती है फेरड। इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो होगी फेरड, सिंबल होगा कैपिटल एफ। यानी कि यहां से आप कह सकते हैं कि एक फेरड किसके बराबर है? कूलाम पर वोल्ट के। एक फेरड बराबर है कूलाम पर वोल्ट के। लेकिन बेटा ये जो है कैपेसिटेंस की धारिता की ऐसा यूनिट होती है फेरड, एक साइंटिस्ट का नाम है फेरड, और फेरड होता है कूलाम पर वोल्ट। लेकिन ये दूसरी चीज, एक बात और ध्यान रखना कि इसकी जो ऐसा यूनिट है वो तो फेरड है कैपेसिटेंस की, लेकिन ये प्रैक्टिकल यूनिट नहीं है। जैसे भाई डेली हमें पता है कि टाइम की ऐसा यूनिट तो सेकंड है, तो प्रैक्टिकली हम सेकंड का यूज थोड़ी ना करते हैं कि मेरा घर यहां से इतने, मुझे अपने घर तक जाने में 10 लाख सेकंड लगते हैं, या मुझे अपने स्कूल तक जाने में इतने हजार सेकंड लगते हैं। नहीं, हम तो घंटों में बात करते हैं, प्रैक्टिकली तो घंटों में बात करते हैं। लंबाई की ऐसा यूनिट तो मीटर है। क्या मीटर में बात करते हो कि मेरे मामा घर यहां से इतने हजार मीटर दूर है? आप बोलोगे 20 किलोमीटर दूर है कि 30 है, 40 है? तो प्रैक्टिकली हम लंबाई के लिए मीटर यूज करते हैं, टाइम के लिए सेकंड यूज करते हैं। जो प्रैक्टिकल यूनिट है इसकी, जो जनरली हमारे घर में जो आपको कंडेंसर दिखते हैं, जो उसे हम बताएंगे अभी आपको, ये इनका जो कैपेसिटेंस होता है ना, वो जो है उसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट है, वो ध्यान रखना, इसकी जो प्रैक्टिकल यूनिट होती है, प्रैक्टिकल यूनिट, इसकी प्रैक्टिकल यूनिट होती है बेटा पिको फेरड, माइक्रो फेरड। तो जनरली आपको जो कैपेसिटेंस किसी दिखेगा वो दिखेंगे किसमें? पिको फेरड में, माइक्रो फेरड में। ये ऐसा यूनिट है इसकी फेरड, लेकिन जनरली हम किसमें नापते हैं? पिको फेरड, माइक्रो फेरड में। एक माइक्रो फेरड का मतलब होता है 10 की पावर -6 फेरड, और एक पिको फेरड होता है 10 की पावर -12 फेरड। -6 और ये -12। ठीक है, हाँ, पिको और ये होती है। ठीक, दूसरी चीज, फेरड और फराडे दोनों अलग है। फराडे एक व्यक्ति का नाम है, वो फेरड अलग है, फराडे अलग है। ठीक, एक बच्चे ने बड़ा सही पूछा, हमने ध्यान नहीं दिया। ये फेरड एक साइंटिस्ट के नाम पे तो हो सकता है, कहीं फेराडे के नाम पे तो नहीं है ये? या फेरड नाम शायद अलग है, अब मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक बार देखना पड़ेगा। शायद फेरड और फेराडे जो है ये अलग होंगे, एक बार हम चेक करते हैं, बताते हैं आपको। एक बढ़िया क्वेश्चन पूछा एक बच्चे ने हमारे से।
इसमें लिख रहा है भाई, नो, फेराडे एंड फैराडे आर नॉट टू डिफरेंट साइंटिस्ट, दे आर बोथ नेम्ड आफ्टर द नेम साइंटिस्ट माइकल फैराडे। नहीं, एक ही है ये। बढ़िया क्वेश्चन था ये फैराडे के नाम पर, ये फैराडे है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, अब हमारे पास में जो एक फेराड होता है कूलम पर वोल्ट के बराबर, ठीक। इससे भी हम क्वेश्चन देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अब जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि अर्थ जो है बहुत बड़ा कंडक्टर मान के चलते हैं हम, तो अगर आपसे पूछे कि कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी का कैपेसिटेंस ऑफ अर्थ, पृथ्वी की धारिता कितनी है, पृथ्वी की धारिता, पृथ्वी की धारिता। तो बेटा धरती जो एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, तो कह रहा है कि जो धरती माता है हमारी, धरती की मान लो कि रेडियस आर है, तो कह रहा है कि धरती का कैपेसिटेंस कितना होता है, धरती की धारिता कितनी है, तो कैपेसिटेंस होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो आपको पता है कि जो अर्थ है इसकी जो रेडियस होती है वो होती है 6.4 गुणा 10 की पावर 6 मीटर, यानी कि 6400 किलोमीटर। तो ये वैल्यू पुट कर दो, पाई की वैल्यू है 3.14 या 22/7, इसकी वैल्यू है 8.85 गुणा 10 की पावर -12, और धरती की रेडियस है 6.4 गुणा 10 की पावर 6। इसे अगर आप सोल्व करोगे तो ये वैल्यू जो आएगी आपकी लगभग आएगी 711 माइक्रोफैराड। तो ये वैल्यू सीधे रट लेना, ये आपसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि पृथ्वी की धारिता कितनी है, ये याद रखना, ठीक है। तो यहां पे देखना कि पृथ्वी की जो धारिता है बेटा, अभी हमने आपको बताया कि किसी कंडक्टर, किसी चालक की जो धारिता होती है, तो धारिता जो होती है उसकी यहां पे देखना कि पृथ्वी की जो धारिता है बेटा, अभी हमने आपको बताया कि किसी कंडक्टर, किसी चालक की जो धारिता होती है, तो धारिता जो होती है उसके साइज पर डिपेंड करती है। तो उसका फॉर्मूला आया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसकी हेल्प से हमने निकाल लिया कि धरती जो है, पृथ्वी जो है, उसकी जो धारिता है 711 माइक्रोफैराड है, 711 माइक्रोफैराड। याद रखना, ये डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है फैक्ट के तौर पे किसी सेट में। पेपर लीक हो रहा है, समझ जाओ बात को, 711 माइक्रोफैराड, ठीक। अच्छा, दूसरी चीज, अब मैंने हिसाब से कहा कि जब किसी कंडक्टर को आप लगातार चार्ज देंगे तो चार्ज का लेवल बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, तो वो एक लेवल के बाद जो है वो चार्ज को धारण नहीं कर पाएगा, है ना, लीक होने लगेगा। यानी कि जो कंडक्टर होते हैं वो बहुत ज्यादा चार्ज को धारण नहीं कर सकते, तो चार्ज को ज्यादा धारण करने के लिए हम बनाते हैं कैपेसिटर। तो यहाँ पे संधारित्र, तो अब हम क्लास में पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, यानी कि एक ही कंडक्टर ना लेकर दो का कॉम्बिनेशन बनाकर हम कैपेसिटर बनाएंगे। तो हमारे सिलेबस में है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो सिलेबस में तो खैर कुछ भी नहीं है, पर पेपर में इनसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो जिससे आ रहे हैं हम वो पढ़ा रहे हैं आपको। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र, समांतर प्लेट संधारित्र। तो जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होते हैं, अगर आपसे पूछ लें काम क्या होता है, टू स्टोर चार्ज, चार्ज को स्टोर करना, टू स्टोर चार्ज, आवेश को संग्रहित करना, आवेश को संग्रहित करना। तो जहां पे चार्ज होगा तो वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा। तो यहाँ पे भी लिख सकता है कि कैपेसिटर जो है चार्ज को स्टोर करता है या एनर्जी को स्टोर करता है इलेक्ट्रिक फील्ड के रूप में। ये इसका काम क्या होता है, टू स्टोर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, वैद्युत क्षेत्र के रूप में, वैद्युत क्षेत्र के रूप में ऊर्जा को संग्रहित करना, ठीक। तो एनर्जी स्टोर करना इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या चार्ज स्टोर करना, ऐसा कुछ आपको लिखा मिलेगा, ठीक है। अब देखो, अगर आपने देखो हमारे घर में एक लट्टू सा होता है ना, गोल सा, हम कंडेंसर कहते हैं। तो कंडेंसर का हो चाहे कैपेसिटर का, उस कैपेसिटर को हम कंडेंसर जो कह रहे हैं, हमारे घर में जो पंखे में लगा है वो यही है। देखो कंडेंसर जो होता है ना, ये क्या करता है, ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। ये तो जब हमें पंखे को स्टार्ट करना होता है ना, आप कभी अपने घर में बिना कंडेंसर के पंखा स्टार्ट करके देखना, वैसे हुआ टुक और फिर वो ढंग से स्टार्ट ही नहीं होगा। कई बार नहीं होता कि घर में पंखा आप चला रहे हैं, वो मरा मरा सा चल रहा है, ढीले ढीला, तो हम इसका कंडेंसर लग रहा है खराब हो गया है, सही से काम नहीं कर रहा, तो नया कंडेंसर लेके आते हैं। तो हम क्या करते हैं, कंडेंसर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जैसे आप स्विच ऑन करोगे तो एक तो जो वायर से इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, करंट मिलेगी, जो पंखे के मोटर पे जाएगी, साथ में जो कंडेंसर है सारी की सारी जो एनर्जी स्टोर करके रखता है, तुरंत फेंक के मारता है सारी एनर्जी को।
तो एकदम से बहुत सारी एनर्जी मिलती है मोटर को, तो पंखा तेजी से घूम जाता है। भाई पंखा जो है इनर्शिया की वजह से, जड़त्व की वजह से वो घूमना नहीं चाहता। हम अगर आपको हमने पढ़ाया है एक बैच में, तो एक में नहीं पढ़ाया, जब आपको आगे पढ़ाएंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़ तो आघूर्ण, तो हम बताएंगे कि कोई चीज जो है वो रुकी तो घूमना नहीं चाहती, जो घूम रही है वो रुकना नहीं चाहती मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से। तो अभी पंखा रुका हुआ है तो अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वजह से, अपने जड़त्व की वजह से घूमना नहीं चाह रहा, तो उसे घुमाने के लिए हमें बहुत ज्यादा टॉर्क चाहिए होगा, घुमाने के लिए हमें बल आघूर्ण चाहिए होगा, बहुत ज्यादा टॉर्क देना पड़ेगा, जो नॉर्मली 220 वोल्ट से नहीं मिलेगा। या तो आप 440 वोल्ट या 1100 वोल्ट की इलेक्ट्रिसिटी लगाओ घर में, तो 1100 वोल्ट पे एकदम धड़ाम से घूम जाएगा। लेकिन आप चाह रहे कि 220 आ रही है घर में, तो 220 पे घूमे, तो साथ में कंडेंसर की आपको हेल्प लेनी पड़ेगी। तो पंखे को स्टार्ट करने के लिए उसे एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत होती है, जो कंडेंसर देता है। ठीक है, तो घर में देखना, हाँ कई बार नहीं होता कि घर में से मान लो कि पंखा थोड़ा कंडेंसर डाउन सा हो जाए, टक ऐसे फंस ही रहा है, तो हम हाथ से भी कई बार तेज तेज मारते हैं ऐसे कि थोड़ा सा घूम जाए वो, फिर उसके बाद थोड़ा चले। तो कंडेंसर जो है एक इंस्टेंट एकदम सारी सारी एनर्जी फेंक के मारेगा, और जब पंखा लगातार चल रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी उसे मिल रही है, तो चार्ज भी हो जाएगा। बाद में फिर लाइट भाग गई, दोबारा चलाना है, फिर जो उसने एनर्जी स्टोर की है फिर फेंक के मारेगा उसे, तो वो क्या करेगा, आपके पंखे को रोटेट कराने में हेल्प करेगा। तो पंखा अगर आपको स्टार्ट कराना है तो कंडेंसर उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, अच्छा दूसरी चीज, ये बेटा जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसमें 2 प्लेट लेते हैं ताकि ज्यादा चार्ज को स्टोर कर पाए ज्यादा को। तो यहाँ पे 2 प्लेट होंगी, 2 प्लेट, मान लो कि जो प्लेट है इनका जो एरिया है वो ए है, इनके बीच की दूरी है डी। तो जो बेटा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी जो धारिता जो कैपेसिटेंस है, वो एक तो प्लेट के एरिया पर डिपेंड करती है कि प्लेट का एरिया जितना ज्यादा होगा, ये संधारित्र ये कंडेंसर उतना ही ज्यादा चार्ज को धारण करेगा। और जो कैपेसिटेंस होता है धारिता, ये इनके जो बीच की दूरी है उसके होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल विद क्रमानुपाती। तो पेपर में आपसे कह देगा कि किसी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पर डिपेंड करती है, इसका कैपेसिटेंस चार्ज करने की धारिता औकात किस पर डिपेंड करती है, प्लेट के एरिया पर और उन प्लेट के बीच की दूरी पर। तो अगर मैं इसे एक काम करूं, दोनों क्वेश्चन को मिला दूं, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो कैपेसिटेंस समानुपाती है एरिया के और बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो कांस्टेंट आएगा, यहाँ पे होता है एप्सिलॉन नोट, ये बन गया इसका फॉर्मूला एप्सिलॉन नोट ए बाई डी। अभी मैंने क्यों लिखवाया, क्योंकि आपसे पूछेगा कि जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी धारिता किस पर डिपेंड करेगी, प्लेट के क्षेत्रफल पर, प्लेटों के बीच की दूरी पर। और मैंने कहा था कि बेटा एप्सिलॉन नोट ये क्या है कि निर्वात की वैद्युतशीलता, यानी कि जो इसकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि प्लेट के बीच में हवा है या प्लेट के बीच में निर्वात है किस पे, यानी कि कैपेसिटेंस जो है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है कि प्लेट के बीच में कौन सा मीडियम भरा हुआ है। आपने सिरामिक भरा है इनके बीच में, आपने एयर भरी है या इनके बीच में कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे जो मैं लिखवाऊंगा इसे लिख लेना इंपॉर्टेंट लिखकर, ये काम का है, हिंदी में लिखवा दूंगा अभी, कैपेसिटेंस of a parallel plate capacitor depends on depends on depends on area of plates, distance between the plates, distance between the plates, distance between the plates, और तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, तीसरा मीडियम प्रेजेंट बिटवीन प्लेट्स, मीडियम प्रेजेंट बिटवीन द प्लेट्स। तो ये बस ये काम की बात है जो आपको याद रखनी है कि किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो होते हैं, यानी जो कंडेंसर टाइप के होते हैं, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की धारिता चार्ज धारण करने की क्षमता प्लेटों के क्षेत्रफल पर डिपेंड करेगी, प्लेट के बीच की दूरी पर डिपेंड करेगी और उनके बीच में उपस्थित माध्यम पर डिपेंड करेगी। तो यहां पर हम एक चीज करेंगे, हिंदी वालों को भी लिखवा देते हैं, पहले लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है पहले लिखेंगे प्लेटों के क्षेत्रफल पर, दूसरा प्लेटों के बीच की दूरी पर, तीसरा प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर, प्लेटों के क्षेत्रफल पर, प्लेटों की दूरी पर, प्लेटों के बीच उपस्थित माध्यम पर। ये आपको लाइन याद रखनी है, ठीक है।
हाँ, पराबैलेंस डाइलेक्ट्रिक भरे होते हैं, इसके बीच में सेरामिक वगैरह भरे होते हैं। वो हम जानबूझ के जिक्र नहीं कर रहे उन शब्दों का, क्योंकि हर एक बच्चा साइंस बैकग्राउंड का नहीं है क्लास में। तो पैराप्लेट कैपेसिटर के जो 3 पॉइंट लिखे मैंने याद रखने हैं। अब एक इनका सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले, जैसे हमने रेजिस्टेंस के सीरीज और पैरेलल के फॉर्मूले पढ़े थे ना, वैसे इनके पढ़ने हैं। अब लिखेंगे हम सीरीज कॉम्बिनेशन। तो कई बार क्लास में टीचर पढ़ा रहा होता है ना, हमारे साथ होती है मजबूरी कि हम जब क्लास में पढ़ा रहे हैं तो इस क्लास में बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने 10th के बाद साइंस नहीं पढ़ी और उन्हें 10th क्लास भी करे बहुत साल हो गए हैं। कुछ ऐसे हैं कि जो पढ़ाई कंटिन्यूटी में तो है, लेकिन उन्हें आर्ट ले ली बाद में, कुछ ने कॉमर्स ले ली। कुछ ऐसे भी जो बीटेक वाले हैं, कुछ ऐसे जो बीएससी एमएससी वाले भी हैं। एक बच्चा भी लिख रहा था तो कुछ शुरुआत में कि मैं एमएससी कर रही हूँ, क्या करूँ, उसे पहले भी एक दिन बताया था। लेकिन उनका रोज ये क्वेश्चन करेगा तो टीचर कितना एंटरटेन करे, रोज एक बात पूछोगे तो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिख के भाग जाते हैं, फिर अगली क्लास में जग जाते हैं। तो अब हमें ध्यान रखना होता है कि हम ऐसे शब्द ना यूज कर लें क्लास में कि जो पेपर के लिए रिलेवेंट नहीं है, और क्लास में यूज कर लेंगे तो बच्चों जिनका बैकग्राउंड साइंस नहीं तो परेशान ना हो ऐसे शब्द सुनकर। तो मैं थोड़ा सा चीजों को मैनेज करना पड़ता है, मजबूरी। अगर ये सारे बच्चे यहाँ पे साइंस के हों फिर तो हमारे लिए पढ़ाना बहुत ही आसान है। ये 2 क्लास का कंटेंट नहीं है जितने में मैंने 5-6 क्लास लगा दी, अगर सारे ही साइंस वाले हों। सीरीज कॉम्बिनेशन, श्रेणी क्रम, ठीक है। अब देखो यहाँ पे देखेंगे, मेरे पास बेटा मान लो कि ये एक कैपेसिटर संधारित्र ये है, इसकी धारिता है कैपेसिटेंस है C1। एक मेरे पास ये है, इसकी धारिता है C2। इसकी चार्ज को धारण करने की क्षमता C1 है, इसकी C2 है। मान लो इसकी है 2 माइक्रोफेरेड, इसकी 5 माइक्रोफेरेड, कुछ भी मान लो। अब सीरीज कॉम्बिनेशन मतलब बेटा वही जो हम पहले पढ़ा था हमने, जैसे कि इसकी आगे वाली प्लेट को इसके पिछले वाली प्लेट से जोड़ दो, तो बेटा मेरा बन जाएगा सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में अब जो अभी पहले अलग से था कैपेसिटर, ही अलग से था, जब इन्हें सीरीज में जोड़ेंगे तो इनका जो तुल्य, इनका जो दोनों का जो कंबाइंड जो कैपेसिटेंस आएगा, जो धारिता आएगी, उसका फॉर्मूला होगा, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा वो होगा 1/C1 प्लस 1/C2, यानी कि रेजिस्टेंस है ठीक उल्टा। देखो रेजिस्टेंस हमने क्या किया था कि अगर 2 रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े थे, एक का प्रतिरोध, एक का रेजिस्टेंस था R1, एक का रेजिस्टेंस था R2, तो सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है वो आता है R1 प्लस R2। लेकिन बेटा सीरीज में कैपेसिटेंस होता है 1/C1 प्लस 1/C2। इसमें बिल्कुल उल्टा फॉर्मूला चलता है। अगर मैं आपसे कह दूं कि मेरे पास में एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस है 20 माइक्रोफेरेड, एक का है 30 माइक्रोफेरेड, तो इनका जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो कितना होगा? अगर इन्हें सीरीज में जोड़ दें, 20 और 30 वाले को अगर सीरीज में जोड़ दें तो इनका इक्विवेलेंट कितना बनेगा 20 और 30 का? तो आप बेटा इसमें जल्दी पेपर में सीरीज देखकर 50 पर टिक मत लगा देना, वो रेजिस्टेंस में होता है 20 और 30 50। अब यहां पर देखो क्या बनेगा, यहां पे फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास में 1/C1 प्लस 1/C2। एक का है 20, एक का है 30, सोल्व करेंगे 60 आ गया, से 20 60, 30 दूनी 60, तो 5/60 1/12। तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो बनेगा 12 माइक्रोफेरेड। भाई ये भी माइक्रोफेरेड में, ये भी माइक्रोफेरेड में, तो ये भी माइक्रोफेरेड में आएगा 12। यानी यहाँ पे हो क्या रहा है कि इनका जो बेटा जो छोटे से भी छोटा हो उससे भी छोटा आंसर आ रहा है। नहीं, जो काम रेजिस्टेंस है पैरेलल में होता था, पैरेलल में क्या होता था कि अगर तार पैरेलल में जुड़े हुए हैं तो जो छोटे से भी छोटा रेजिस्टेंस आंसर होता था, ऐसे यहाँ पे सीरीज में ये काम होगा, छोटे से भी छोटा आंसर आएगा। अगर बेटा हम यहाँ पे ले लें पैरेलल कॉम्बिनेशन, समानांतर क्रम, पैरेलल कॉम्बिनेशन समांतर क्रम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है बेटा, ये कैपेसिटर ये है, इसका कैपेसिटेंस है C1, एक ये इसका C2, इनकी आगे वाली प्लेट एक जगह जोड़ दो, पीछे वाली एक जगह जोड़ दो, ये मेरा बन गया पैरेलल। जैसे आप आगे वाली प्लेट एक जगह, पीछे वाली एक जगह, बिल्कुल। लेकिन फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे पैरेलल में, जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बनेगा C1 प्लस C2, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एग्जांपल ले लें हम, C1 की वैल्यू मान लो कि 10 माइक्रोफेरेड है, C2 की है 25 माइक्रोफेरेड, तो पैरेलल में C1 प्लस C2 सीधा हो जाएगा 35। यानी फॉर्मूला ठीक उल्टा, पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि उसने कैपेसिटर कहा है, ये पेपर में उसने रेजिस्टेंस प्रतिरोध का है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। अब देखो मैं 2 क्वेश्चन वो ले लेता हूं इसमें, ये पिछली बार के रेलवे ग्रुप डी के हैं, ये मैंने यूट्यूब पर टू ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे एग्जाम्पल ले लें हम, C1 की वैल्यू मान लो कि 10 माइक्रोफेरेड है, C2 की है 25 माइक्रोफेरेड,
तो पैरेलल में C1 प्लस C2 सीधा हो जाएगा 35। यानी फॉर्मूला ठीक उल्टा पेपर में ध्यान से पढ़ लेना कि उसने कैपेसिटर कहा है, ये पेपर में उसने रेजिस्टेंस प्रतिरोध का है, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो जल्दीबाजी में गलत नहीं करना। अब देखो मैं दो क्वेश्चन वो ले लेता हूं इसमें, ये पिछली बार के रेलवे ग्रुप डी के हैं, ये मैंने यूट्यूब पर क्लास में भी लिए थे। जो बच्चे यूट्यूब की क्लास में आए होंगे तो उन्हें तो इसके आंसर पहले से ही पता होंगे, बाकी जो नहीं आए थे वो एक बार कर लेना। भाई यूट्यूब की क्लास जरूर क्या करो, एक तो आपको बाकी बच्चों से अपना लेवल पता चलेगा, और दूसरा उसमें हम कई बार कई अलग क्वेश्चन भी होते हैं, स्पीड भी आपको अपनी पता चलेगी क्वेश्चन के